गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है आरबीआईज न्यू एसएनएफए फ्रेमवर्क। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आरबीआई जो है उन्होंने एक न्यू प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया है स्पेसिफाइड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स के लिए, जिसमें कि यूनिफॉर्म रूल्स बताए जा रहे हैं बैंक्स को कि कैसे वो एक्वायर और डिस्पोज करेंगे इमूवेबल एसेट्स जो उन्होंने डिफॉल्टिंग बॉरोवर से लिए हैं। तो एसएनएफए क्या होते हैं? बेसिकली एक न्यू कैटेगरी इंट्रोड्यूस की है आरबीआई ने। ये बेसिकली वो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो बैंक से एक्वायर कर लेते हैं लोन्स की सेटलमेंट के लिए, जो कि लोन्स अगर एनपीए बन चुके हैं। तो ये असेट्स जो है बैंक के नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस का पार्ट नहीं होते, पर उनको एक्वायर करना पड़ता है क्योंकि रिकवरी मैकेनिज्म में के लिए ज़रूरी है। अदरवाइज़ जो जिन्होंने लोन रीपे नहीं किया तो उनसे कुछ तो वसूली करनी पड़ेगी। ठीक है। अब इसमें रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हो सकती हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़, इंडस्ट्रियल लैंड, वेयर हाउसेज, कुछ भी हो सकता है। बैंक्स जो है वो ओकेजनली इन इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर कर लेते हैं जब वो बैड लोन्स को रिकवर कर रहे हैं, लेकिन कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ना होने की वजह से वैल्यूएशन प्रैक्टिसेस उनकी इनकन्सिस्टेंट होती है। कब तक उन असेट्स को रखना है उसके ऊपर कोई जानकारी नहीं होती है, ट्रांसपेरेंसी भी नहीं होती है इसके डिस्पोजल में, और जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है बैंक्स की वो भी अलग अलग रहती है। तो जो ये न्यू फ्रेमवर्क है ये इंश्योर करेगा कि बैंक्स जो है अपनी बैंकिंग एक्टिविटीज़ पर मोर फोकस रखें रादर दैन ये रियल एस्टेट ओनरशिप का काम करें। ठीक है। तो अब क्या फीचर्स हैं इसके? बोरोवर्स का जो अकाउंट है वो अगर एनपीए हुआ है तभी जो है ये एक्विजिशन हो सकती है, और असेट जो एक्वायर कर लिया एसएनएफए के अंदर उसका उसका लीगल टाइटल जो है वो बैंक को ट्रांसफ़र हो जाएगा। एसएनएफए को जो है लोअर वैल्यू, जो भी इनमें से लोअर वैल्यू होगी उस पर रिकॉर्ड करना होगा। मतलब या तो नेट बुक वैल्यू ऑफ एक्सटिंग्विश्ड लोन या फिर जो डिस्ट्रेस सेल वैल्यू जो दो कम से कम एक्सटर्नल वैल्यूअर्स ने डिटरमिन की है। इस अप्रोच से रियलिस्टिक एसेट वैल्यूएशन रहेगी। ठीक है। अब बोर्ड अप्रूव्ड एसएनएफए पॉलिसी जो है बनानी पड़ेगी हर कमर्शियल बैंक को, जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अप्रूवल पावर्स, रिकवरी मेजर्स, मैक्सिमम परमिसिबल एक्सपोजर, डिस्पोजल स्ट्रेटजी, ये सब बताने पड़ेंगे। अब पॉलिसी इंश्योर करेगी कि जो एक्विजिशन है मूवेबल एसेट्स का वो एक एक्सेप्शनल रिकवरी मेजर बने रादर दैन अ रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी। आरबीआई ने एक स्ट्रिक्ट टाइमलाइन भी इम्पोज कर दी है बैंक्स के ऊपर जो इन असेट्स को होल्ड करेंगे। अब बैंक्स को सभी तरह के रीजनेबल एफर्ट्स लाने होंगे डिस्पोज करने के लिए एसएनएफएस को एट दी अर्लीस्ट, और कम्प्लीटली डिस्पोज करना होगा विद इन 7 ईयर्स। ठीक है। मतलब मैक्सिमम टाइम लिमिट भी बता दिया है। अब ये फ्रेमवर्क इंश्योर करता है कि डिस्पोजल जो है वो प्राइमरली पब्लिक ऑक्शन के थ्रू हो। अब वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रोविजंस है कि रीसेल कैसे होगी एसएनएफएस की। अब उसके अंदर जो है वो ओरिजिनल बोरोवर को आप नहीं बेच सकते या उनके रिलेटेड पार्टीज़ को भी नहीं बेच सकते। आरबीआई ने क्लैरिफाई किया है कि एसएनएफएस जो है वो ग्रॉस एनपीए या नेट एनपीए का पार्ट नहीं होंगे। ठीक है। स्ट्रेस्ड एसेट्स में भी इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो में भी को भी अफेक्ट नहीं करेंगे। बैंक्स को उन्हें डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपने सेपरेटली एज इन अ बैलेंस शीट। अब ये रिवाइज्ड जो फ्रेमवर्क है ये 1 अक्टूबर से लागू होगा। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। ये टॉपिक भी इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन कैबिनेट ने जो 62,500 करोड़ की मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम जो अप्रूवल दिया है उसके बारे में हम समझते हैं। तो ये एमपीएमएस जो है ये 5 साल के लिए चलेगी। बेसिकली पीएलआई स्कीम जो लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग थी उसका फॉलोअप स्कीम है। अब इसके अंदर इंसेंटिव्स कैसे मिलेंगे? मैन्युफैक्चरर्स को इंसेंटिव्स मिलेंगे 2.25% से 5% तक के एलिजिबल सेल्स पर। एडिशनल इंसेंटिव जो है वो अप टू 1.5% जो है वो मिलेगा अगर उनके जो की कंपोनेंट्स या सब असेंबलीज हैं वो डोमेस्टिकली जो है बनाई जा रही है। और जो इंडियन ब्रांड्स अगर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में आएंगे उनको 3% एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है। अगर वो आर&डी वगैरह में या प्रोडक्ट डिज़ाइन में जाते हैं तो। अब स्कीम जो है वो लोकल सोर्सिंग पर फोकस कर रही है ताकि डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन बूस्ट हो सके। अब इससे जो क्यूमुलेटिव मोबाइल फ़ोन प्रोडक्शन है वो लगभग 39 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगी। अब एक इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड बनाने की क्यों ज़रूरत है? अब इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जो है वो लगभग इंडिया में जितने भी फ़ोन बिकते हैं लगभग वो इंडिया ही मैन्युफैक्चर्ड हुए होते हैं, लेकिन कोई भी इंडियन कंपनी नेम जो है वो अभी तक मार्केट में प्रोमिनेंट नहीं है। ठीक है। मतलब इंडियन ब्रांड कोई प्रोमिनेंट नहीं है। फ़ोन्स जो है वो असेंबल होते हैं इंडिया में, लेकिन हो सकता है कि वो अब्रॉड डिज़ाइन हो, फॉरेन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जो है वो होल्ड कर रहे हो, या फिर एक फॉरेन ब्रांड उसे बेच रहा हो। अब स्कीम का ऑब्जेक्टिव है कि हम टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी लेकर आएँ, इंडिया में पेटेंट्स बनाएं, डिज़ाइन बनाएं, आर&डी करें मोबाइल फ़ोन में। तो 4 से 5 इंडियन कंपनीज जो है वो हो सकता है कि इस स्कीम के थ्रू कॉम्पिटिटिव स्मार्टफोन ब्रांड्स बना बैठें। ठीक है। अब होता क्या है कि जो
इंडियन कंपनीज होती है उनको इनिशियली कॉस्ट डिसएडवांटेज होती है 10 से 15% की एज़ कम्पेयर टू जो एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स होते हैं। अब ये स्कीम यही चाहती है कि वो उसमें से जो 10-15% में से जो 5-6% का गैप है वो सब्सिडीज़ के थ्रू पूरा हो जाए। ओके, अब कंपनीज जो इंडियन कंपनीज थी जैसे माइक्रोमैक्स, कार्बन, लावा, उन्होंने एस्टैब्लिश करने की कोशिश की अपने आप को, उन्होंने एस्टैब्लिश कर लिया इनफैक्ट अपने आप को फीचर फ़ोन में, लेकिन जो स्मार्टफोन सेगमेंट है उसमें वो अभी ट्रांजिशन नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर हम मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग का सक्सेस देखें अभी तक इंडिया में, तो मेक इन इंडिया के अंडर मोबाइल फ़ोन प्रोडक्शन जो 18,900 करोड़ की थी 2014-15 में, वो 6.27 लाख करोड़ तक की हो चुकी, मतलब 33 गुना इंक्रीज़ हुआ है सिर्फ 10 साल में। मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट्स में भी 165 टाइम्स इंक्रीज़ देखने को मिला है पिछले 10 साल में। इंडिया जो है वर्ल्ड का इस टाइम पर सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर है बाई वॉल्यूम, और स्मार्टफोन्स इंडिया के लार्जेस्ट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट कैटेगरी का पार्ट बन चुके हैं। अब एक स्ट्रॉन्ग अगर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आएगा तो इससे इंडिया के जो है इंपोर्ट डिपेंडेंस रिड्यूस होगी, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगी, हाई स्किल्ड जॉब्स क्रिएट होंगी और इंडिया की पोजीशन ग्लोबल सप्लाई चेन्स में स्ट्रेंथन होगी। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि जो स्कीम का फोकस है डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन पे और डिज़ाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग पे, वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी सर्टेनिटी देता है, जो कि ज़रूरत है हमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पावर सेक्रेटरी ने रिसेंटली रिव्यू किया है प्रोग्रेस ऑफ SJVN का जो अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है नेपाल में। ये 900 मेगावाट रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो कि अरुण रिवर पर बनाया गया है। ये ट्रिब्यूटरी है कोशी रिवर की नेपाल में। इसमें कंक्रीट ग्रेविटी डैम बनाया जाएगा। ये बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक फैसिलिटी होगी नेपाल की। बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल पर चलेगी। SJVN इसको बना रहा है इंडिया की तरफ से। अब ये जो फैसिलिटी होगी 25 साल तक SJVN की जो कंपनी है वो चलाएगी। उसके बाद 25 साल बाद जो है ओनरशिप नेपाल गवर्नमेंट को दे दी जाएगी। नेपाल को ये 25 साल के पीरियड में 21.9% मतलब लगभग 22% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एज फ्री पावर मिलेगी, ठीक है। और जो सरप्लस पावर होगी वो इंडिया को दी जाएगी। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं परिवर्तन स्कीम। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने गाइडलाइंस जो है परिवर्तन स्कीम की अप्रूव कर दी हैं। ये स्कीम जो है ये रिप्लेसमेंट करना चाहती है ओल्ड हाईली पॉल्यूटिंग ट्रक्स और बसेस की जो कि NCR रीजन में ऑपरेट करती हैं क्लीनर भारत स्टेज BS6 कंप्लाइंट इलेक्ट्रिक या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल से। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रही है और NCR का जो प्लानिंग बोर्ड है वो इसे फंड करेगा। इम्प्लीमेंट किया जा रहा है इसे इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मालवान एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन नेवी जो है कमीशन करने लगा है मालवान एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट। ये सेकेंड ऑफ द माहे क्लास एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है। इसको इंडिजिनसली डिज़ाइन और कंस्ट्रक्ट किया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। इसका नाम जो है वो कोस्टल टाउन ऑफ मालवान जो महाराष्ट्र में उस पर पड़ा है और इसकी डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी है 1100 टन्स। लगभग 80% इसमें इंडिजिनस कंटेंट का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 26-2। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेवी जो है होस्ट करने लगी है ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 26-2 सदर्न नेवल कमांड कोची पर। ये एक मल्टीनेशनल मैरीटाइम ट्रेनिंग एक्सरसाइज होगी जो कि इंडियन नेवी से होस्ट करेगी सदर्न नेवल कमांड कोची में, और ये होगी इन पार्टनरशिप विद कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस। तो CMF जो पार्टनर नेशंस है उनके साथ जो है ये एक्सरसाइज होगी। CMF आपको पता ही है कि एक मल्टीनेशनल मैरीटाइम पार्टनरशिप है जिसमें लगभग 40 कंट्रीज आती हैं। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो BRO के स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्क्लेव को एड्रेस करते हुए डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर की मॉडर्न वॉरफेयर में बहुत इंपॉर्टेंस है। तो BRO क्या है? गवर्नमेंट की प्रीमियर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसी, और इसको 1960 में बनाया गया था और 2015 से जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम कर रही है। और इसका ऑब्जेक्टिव है कि ये रोड नेटवर्क बनाए इंडिया के बॉर्डर एरियाज़ में और इवन फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ में भी। तो इस ऑर्गेनाइजेशन जो है अब ये अपना काम जो है डाइवर्सिफाई करके स्टील ब्रिजेस बनाना, एयरफील्ड्स, टाउनशिप्स, टनलिंग वर्क्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इनमें भी लेके जा चुकी है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है ड्यूरिंग नेशनल एमरजेंसीज। BRO जो है वो लगभग 2 लाख लोकल वर्कर्स को भी एम्प्लॉय करता है जब वो इससे बेसिकली एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है। So now let us see all these topics in English. So the first topic is RBI's new SNFA framework. This topic is important for your
economy section. So RBI has introduced a new prudential framework for specified non-financial assets, the prescribing uniform rules for banks. So what are SNFAs? So these are basically this is basically a new category introduced by RBI, and this refers to immovable properties which are acquired by banks in full or partial settlement of loans which have turned into NPAs. And these assets are not part of the bank's normal business operations, but they are acquired as a recovery mechanism when borrowers fail to repay their loans. So they can be in the form of residential buildings, commercial properties, industrial land, warehouses. Banks basically acquire these immovable properties while recovering their bad loans. And in the absence of a comprehensive regulatory framework, there was problem of inconsistent valuation practices, prolonged holding of these non-core assets, lack of transparency in their disposal, and diverging accounting treatment across banks. So this new framework aims to ensure that banks focus on core banking activities rather than becoming real estate owners. Okay, so borrowers. What are the key features of this framework? Borrower's account has already been classified as a non-performing asset. Only after that, the banks will be eligible for acquisition. RBI has also clarified that an asset will be considered SNFA only after its legal title has been transferred to the bank. So every SNFA must be recorded at the lower of net book value of extinguished loan or distressed sale value determined independently by at least two external valuers. This approach ensures realistic asset valuation. Okay, every commercial bank must formulate a board-approved SNFA policy, which will cover eligibility criteria, delegation of approval powers, recovery measures, maximum permissible exposure to SNFAs, disposal strategy and timelines. So the policy should ensure that acquisition of immovable assets remain an exceptional recovery measure. Okay, RBI has also imposed a strict timeline on banks for holding such assets. They must make all reasonable efforts to dispose of SNFAs at the earliest, complete disposal within 7 years from the date of acquisition. This framework provides that disposal should primarily take place through public auction. Okay, one of the most significant provisions is the prohibition on resale of SNFAs to original borrower, related parties. Okay, and RBI has also clarified that SNFAs will not form part of gross NPAs. Instead, banks must disclose them separately in their balance sheets. The revised framework will also come into force on 1st of October 2026. The framework will strengthen India's banking system. Okay. So the next topic is mobile phone manufacturing scheme. This topic is important for economy section. Union Cabinet has approved the mobile phone manufacturing scheme with an outlay of 62,500 crore rupees. So MPMS will run for 5 years as a follow-up on the production-linked incentive scheme for large-scale electronics manufacturing. Manufacturers will get incentives ranging from 2.25% to 5% on eligible sales. An additional incentive of up to 1.5% will apply if key components and sub-assemblies have been sourced domestically. Indian brands who would invest in product design and R&D, they will get an extra 3% incentive. So the scheme is focusing on local sourcing to boost domestic value addition also. Okay, and if this scheme becomes successful, then cumulative mobile phone production will reach approximately 39 lakh crore. Okay, so why we need to build Indian smartphone brand? India currently manufactures nearly every smartphone sold domestically, yet Indian company names are largely absent from the market. So manufacturing alone does not guarantee control over an industry. So you can have a phone assembled in India, but it can still be designed abroad, be using the foreign intellectual property and be sold under a foreign brand. So the scheme aims to achieve technological sovereignty. So currently, 4 to 5 Indian companies are going to build competitive smartphone brands, but they face an initial disadvantage of 10 to 15% as compared to established players. So the scheme is aiming to bridge that 5 to 6% of that gap through subsidies. So companies like Micromax, Carbon, Lava, they have established themselves in the feature phone market, but they are struggling to transition to smartphones. Okay. So the new scheme is building on a decade of growth under the Make in India initiative. So we saw that how mobile phone production rose 33 times in the last 10 years. Mobile phone exports rose 165 times in the last 10 years. India is in fact now the world's second largest mobile phone manufacturer by volume. Smartphones have also become India's largest export product category. A stronger electronics manufacturing sector can help India reduce import dependence, attract global investment, create high-skilled jobs, and strengthen its position in global supply chains. Okay.
So the next topic is Arun 3 hydroelectric project. This topic is important for economy section. So Power Secretary recently reviewed the progress of SJVN's 900 megawatt Arun 3 hydroelectric project in Nepal. So this is being developed on Arun River in eastern Nepal. Arun is basically a tributary of Koshi River in Nepal. It envisages a concrete gravity dam. It will be the biggest hydroelectric facility in Nepal once completed. It is being developed on a build, own, operate, and transfer model. And the SJVN company will operate the facility for a period of 25 years, excluding the construction period of 5 years, before transferring ownership to the Nepal government. Nepal will receive 21.9% of electricity generated at the power plant as free power during these initial 25 years of commercial operations. This project will provide surplus power to India. Okay. So the next topic is Parivartan scheme. This topic is important for environment section. Ministry of Housing and Urban Affairs has approved the guidelines for the Parivartan scheme. The scheme aims to facilitate the replacement of older, highly polluting trucks and buses operating in the NCR region with cleaner BS6 compliant or electric vehicles. Okay, so this scheme is being implemented by Ministry of Road Transport. It is funded by the NCR Planning Board. It is implemented through an integrated digital platform. Okay. So the next topic is Malwan anti-submarine warfare shallow watercraft. This topic is important for your security section. So Indian Navy is going to commission the Malwan anti-submarine warfare shallow watercraft, and this is the second of the Mahe class anti-submarine warfare shallow watercraft. It has been indigenously designed and constructed by Cochin Shipyard Limited. It draws its name from the historic coastal town of Malwan in Maharashtra. So it has displacement capacity of 1100 tons, and it has over 80% of indigenous content. Okay. So the next topic is Operation Southern Readiness 26-2. This topic is important for your security section. So Indian Navy is going to host Operation Southern Readiness 26-2 at the Southern Naval Command of Kochi. So it's a multinational maritime training exercise hosted by the Indian Navy at the Southern Naval Command Kochi. It will be conducted in partnership with the Combined Maritime Forces. So this will bring together personnel from the CMF partner nations. CMF, you know that it's a multinational maritime partnership comprising of more than 40 countries. Okay. So the next topic is Border Roads Organization. This topic is important for your security section. So addressing the BRO Strategic Infrastructure Conclave, Defense Minister underscored the importance of strategic infrastructure in modern warfare. So BRO is Government of India's premier border infrastructure agency, which was formed in 1960, but since 2015 it is functioning under the Ministry of Defense. It aims to develop and maintain road network in border areas of India and friendly foreign countries. So over the years, the organization has diversified itself into the construction of steel bridges, airfields, townships, tunneling works, and hydroelectric projects. It has an important operational role during the national emergencies. It also employs more than 2 lakh local workers, so it ensures employment in far-flung areas. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.